क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट का हम लोग ये 5th लेक्चर है हमारा। कल सिग्निफिकेंट फिगर का रूल पढ़े थे, राउंड अप पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। कुछ 4 लॉ पढ़ेंगे हम लोग केमिकल कंपोजिशन के, जिसमें फर्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहले भी आप लोग ये टॉपिक सुन चुके होंगे, इसके बारे में पढ़ भी चुके होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रिएक्टेंट के मास और प्रोडक्ट के मास में रिलेशन के बारे में है। इस लॉ में क्या ये लॉ कहता है? जो रिएक्टेंट का मास होगा, रिएक्टेंट क्या होता है ये तो पता है। रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट करेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन, और जो नई चीजें बनेगी, जो चीजें रिएक्ट करेंगी वो होगा रिएक्टेंट, और रिएक्ट करने के बाद वो केमिकल चेंज होने के बाद जो चीज प्रोड्यूस होगा वो होगा प्रोडक्ट। तो ये तो जनरल कॉमन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब देखिए क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कहता है कि जो रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही, जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। कहने का मतलब क्या है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना ही ये क्रिएट की जाएगी और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ना ही खत्म की जा सकती है, ना ही क्रिएट की जा सकती है। जैसे मैं ले लूं, मान लो NaOH एग्जांपल है, NaOH और मैं ले लूं HCl, बनता है NaCl प्लस H2O। अगर ये NaOH 40 ग्राम है, ठीक, और मैं इसको ले लूं कितना ग्राम? 20 ग्राम, तो पूरे रिएक्टेंट का मास कितना होगा? 40 प्लस 20 यानी कि कुछ 60 ग्राम। NaCl का जो ये क्या होंगे? ये होगा प्रोडक्ट हमारा। ये क्या होगा? तो ये होगा क्या? रिएक्टेंट हमारा। तो जो रिएक्टेंट का मास आएगा वही प्रोडक्ट का भी मास आएगा। कुछ मान लो ये बन जाता है फिर 50 ग्राम और ये 10 ग्राम, मतलब रिएक्टेंट का जरूरी नहीं कि 50 ग्राम, लेकिन ये जो ओवरऑल आएगा दोनों का ऐड करने पर वो कुछ 60 ग्राम के इक्वल ही आएगा। तो यही कहता है फर्स्ट लॉ हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, अब देखो दूसरा है हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या? सेकेंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, या फिर इसको हम बोलते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट कंपोजिशन भी। कांस्टेंट कंपोजिशन, कंपोजिशन से समझ में आ रहा है कंपोजिशन क्या है? कौन सी चीज कितना मिल करके क्या बन रहा है, तो ये होगा कंपोजिशन। कौन सी चीज कितना मिलाई जा रही है, कितनी मात्रा में, तो उसको बोलते हैं कंपोजिशन। तो कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब आप लोग समझो कि जो मान लो हम वाटर बना रहे हैं H2O, तो क्या वाटर हमारा हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वाटर हमेशा 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम लेके तभी हाइड्रोजन बना पाएंगे आप? 1 हाइड्रोजन का एटम दे दिया जाए और 1 ऑक्सीजन का एटम दे दिया जाए, क्या आप बना लेंगे वाटर? नहीं बनाएंगे। या जब भी वाटर बनेगा तो उसमें जब भी वाटर होगा, वाटर का मॉलिक्यूल, तो उसमें 2 एटम हाइड्रोजन के होंगे और 1 एटम क्या होगा? ऑक्सीजन का होगा। तो यही कहता है कि जो इसमें कंपोजिशन है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 हाइड्रोजन का एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलकर के हमारा वाटर बना रहा है। तो ये जो कंपोजिशन है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब 2:1। ये जो कंपोजिशन है वाटर के लिए हमेशा क्या होगा? क्या कभी H3O वाटर होगा? नहीं होगा। तो यही है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन ये देखो 2:1, ऑलवेज होगा 2:1। तो ये हमारा कहता है सेकेंड लॉ कि कंपोजिशन जो होता है, मतलब जो 2 चीजें मिल करके बनाई जाती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो, यानी जब एक कार्बन का एटम
H2O2 अगर कार्बन और ऑक्सीजन का मैं बात करूं इस CO2 में, तो CO2 जब भी होगा किसी भी फॉर्म में होगा तो 1:2 के फॉर्म में ही होगा। जैसे कि मैं ये देखो CO2 को कई तरीके से मान लो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें CO2 को हम कई तरीके से क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। जैसे हम कार्बन है मतलब कोई कोल है, कोल को कार्बन बोलते हैं ना, कार्बन को जब हम बर्न करते हैं तो हमको मिलता है CO2, ठीक। और देखिए जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमारा कुछ मिलता है CaO प्लस CO2, मतलब यहाँ भी हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिला। जब हम सोडियम सोडियम डाइकार्बोनेट, क्या बोलेंगे इसको, सोडियम डाइकार्बोनेट, इसको भी जब हम हीट करते हैं तो हमारा मिलता है Na2CO3 CO2 और H2O, यहाँ भी हमारा CO2, मतलब हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके CO2 फाइंड कर रहे हैं। अब आप इन तीनों में देखिए कि तीनों का मास रेशियो क्या है। देखिए एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का एक का होता है 16, तो दो ऑक्सीजन का क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का अगर लोगे तो मास रेशियो क्या, मास रेशियो आप लोगे तो यहाँ भी कार्बन का क्या आएगा, एक कार्बन है तो 12 और ऑक्सीजन कितना है 2 है, एक ऑक्सीजन का 16 तो दो ऑक्सीजन का 32, तो मास रेशियो 4 से दोनों को डिवाइड कर दो तो 4 3 12 और 4 32, यानी कि मास रेशियो क्या आया कार्बन ऑक्सीजन का, यहाँ आया 3:8। इसमें क्या आएगा, तो इसमें भी तो वही है, एक कार्बन और ये दो ऑक्सीजन, मतलब एक कार्बन का 12 और दो ऑक्सीजन का 32, मतलब 3:8। यहाँ भी क्या आएगा 12:32 यानी कि 3:8, यानी कि ये जो है ये देखिए जो रेशियो आ रहा है सब में क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो यही है कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये हमारा क्या था, ये सेकंड लॉ था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब हम थर्ड पर आते हैं, थर्ड लॉ पर। थर्ड लॉ क्या है हमारा, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है ना कि जब कोई दो एलिमेंट्स हैं और मिलकर के कोई एक से अधिक कंपाउंड बना रहा है, कोई दो एलिमेंट मान लो दो एलिमेंट ले लिए, एक ले लिया हाइड्रोजन और एक ले लिए ऑक्सीजन, और ये एक से अधिक कंपाउंड बनाता है, जैसे मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ले लूं और बनाता है ये कुछ वाटर और एक बनाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। तो क्या करेंगे हम, देखो दो एलिमेंट ऐसा हो जो कि मिले और एक से अधिक कंपाउंड बनाए, तो उसमें किसी एक एलिमेंट का मास आप फिक्स कर देंगे, किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर देंगे, तो जो दूसरे वाले का मास आएगा वो किसी होल नंबर के रेशियो में आएगा। यही ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है, किसी एक का मास फिक्स करेंगे तो दूसरे का मास होल नंबर के रेशियो में आएगा। ये हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो देखो हम मान लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेकर के चलते हैं, जो कि बनाता है क्या, वाटर और हाइड्रोजन परऑक्साइड, मतलब दो कंपाउंड बना रहा है। तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला होगा तो बना होगा H2O, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे H2O, समझ में आ रहा है। तो हाइड्रोजन का कितना एटम लोगे तो बनेगा वाटर, यानी कि 2 एटम लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन के 2 एटम लोगे तब तो वाटर में क्या है 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 एटम हाइड्रोजन का लेना पड़ेगा और 1 एटम ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा, तो हमारा बनेगा क्या, वाटर का एक मॉलिक्यूल्स। और वैसे ही मैं बात करूं, अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं HO को, तो एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लिए हम, हमारा बन गया HO। तो देखो HO बनाने के लिए हाइड्रोजन की कितनी जरूरत, 1 एटम की, और ऑक्सीजन की कितनी जरूरत, इसकी भी 1 एटम की, हमारा बन गया 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक, अब देखो यहाँ पर मास की बात कर रहे हैं ना, मल्टीपल प्रोपोर्शन में भी मास की बात
16 ग्राम। और वाटर का कितना आएगा, तो एक हाइड्रोजन का 2, और एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2 और 16 ऑक्सीजन का, पूरा कितना हो जाएगा 18 ग्राम। अब आप देखो और जरा इसमें आ जाओ, इसमें तो इसमें क्या होगा, इसमें एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, और हाइड्रोजन यहाँ एक ही है तो 1 ग्राम, ऑक्सीजन यहाँ कितना है एक ही है तो 16 ग्राम, और पूरा ये कितना हुआ होगा 17 ग्राम। HO कितना हुआ होगा 16 और प्लस 17। हमको करना क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, किसी एक का फिक्स करना है, ठीक। तो इसमें अगर मैं फिक्स करूं 1 ग्राम में, यहाँ पे 1 ग्राम में कितना आया 16 ग्राम, यहाँ पे क्या आया कि 2 ग्राम हाइड्रोजन का एटम लिए, 16 ग्राम ऑक्सीजन का एटम लिए तो आया 18। मतलब कि ऑक्सीजन जब 16 ग्राम रह रहा है तो हमारा जो बन रहा है मॉलिक्यूल्स वो 18। और इसको मैं फिक्स करूं, मतलब अगर मैं इसको 2 ग्राम पे तुम फिक्स कर दी कि एक का मास 2 ग्राम, तो जब यहाँ पे 2 ग्राम लेने लगोगी, एक का मास फिक्स करना है एक एलिमेंट का, यानी हाइड्रोजन का अगर फिक्स करोगे 2 ग्राम तो यहाँ पे कितना ग्राम लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 ग्राम से तो 16 ग्राम अब मिल करके बन जाएगा, यानी कि इसका भी 2 ग्राम का मतलब 2 हाइड्रोजन। HO बनाने के लिए अगर 2 हाइड्रोजन लोगे तो 2 ऑक्सीजन भी तो लेना पड़ेगा, तो कहने का मतलब तो फिर कितना हो जाएगा 632 हो जाएगा इस वाले में, किसमें HO में। यहाँ 2 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन लिए थे तो 16 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ा। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2 ग्राम लोगे आप हाइड्रोजन, तो कितना लेना पड़ेगा ऑक्सीजन 32 ग्राम कुछ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आया 16, मतलब दोनों ऑक्सीजन का अगर रेशियो निकालो तो यहाँ आया 16 और यहाँ आया 32। 16:32 क्या आएगा 1:2 आ गया होल नंबर का रेशियो। अब जरा समरी सुनो, कुछ फास्ट हो गया क्या। अब देखिए फोर्थ लॉ है हमारा गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इसमें गे-लुसेक्स क्या कहते हैं कि जब भी हम 2 गैस को कंबाइन करेंगे और जो अगला वाला बनेगा सॉल्यूशन वो भी कोई गैसियस ही बनेगा, तो तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स्ड रेशियो में रहेगा होल नंबर के। जैसे अगर मैं 1 वॉल्यूम लूँ हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम लूँ क्लोरीन, तो जो HCl बनेगा वो कुछ 2 वॉल्यूम बनेगा। ये रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगी, ठीक है। अब देखो ये फिक्स क्यों है, हाइड्रोजन H के फॉर्म में कभी नहीं पाया जाता है, सिंगल एटम के फॉर्म में। हाइड्रोजन हमेशा एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है, वैसे ही क्लोरीन एज अ डाई एटम वही मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है। और ये HCl बन कैसे रहा है, एक H और एक Cl, यहाँ पे 2 H और 2 Cl है, तो कितने बनेंगे बताओ, तुम ही देख लो। तो क्या आ गया, ये इसका क्या है वॉल्यूम है, और इसको हम इसके मॉलिक्यूलर से भी जोड़ सकते हैं, मोलो का रेशियो भी, यहाँ पे 1 यहाँ भी 1 और यहाँ 2, देखो जो वॉल्यूम का रेशियो आ रहा है 1:1:2 वही उसके मॉलिक्यूलर मोलो का भी रेशियो आ रहा है, ठीक। तो ये है हमारा गे-लुसेक्स लॉ। अब ये यहाँ हो गया केमिकल कंपोजिशन का चारों लॉ फिनिश। अब अगली टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में